हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनेट आईएएस एंड ये अपनी इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की सीरीज है। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमिक से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास दो न्यूज़ हैं। एक तो कल जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी कि स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड, और दूसरी है डाइवेस्टमेंट टारगेट से रिलेटेड। तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है, गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया 6.28 लाख करोड़ रुपीज़ का, और ये कोविड की जो सेकंड वेव है उसके बाद फर्स्ट ऐसा पैकेज है ना। 6.28 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया है, सो दैट की जो हेल्थ है, टूरिज्म है या दूसरे सेक्टर्स हैं उनको बूस्टअप मिले, है ना। और फिर हमारे जो ग्रोथ हमारा पुशअप हो, और दूसरा एक्सपोर्ट हमारा बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और जो भी कोविड से अफेक्टेड सेक्टर्स हैं उनको मतलब एक तरह से रिलीफ मिले, है ना। रिलीफ पैकेज है एक तरह से, और मतलब स्टिमुलस पैकेज है बूस्टअप के लिए, पुश करने के लिए इकोनॉमी को, जो अभी एक काइंड ऑफ सर्कल में आ गई है ना। एंड मतलब रिसेशन टाइप का सिचुएशन है हमारी, तो उसे बूस्टअप करने के लिए 6.28 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कौन से सेक्टर को क्या कुछ मिला है। वैसे सब कवर नहीं किया, बट क्योंकि हमें हमारे लिए ज़्यादा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ स्कीम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किए हैं, अदरवाइज काफ़ी बड़ा हो जाता है ये। तो बस थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं ओवरऑल समझने के लिए। तो पहला है इन हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए है, कि उसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम है। और मतलब अगर आपको मेट्रो जो सिटीज़ हैं उनसे बाहर भी दूसरी सिटीज़ में भी किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब पेडियाट्रिक केयर है, आईसीयू के बेड्स हैं, ऑक्सीजन सप्लाई है, इन सब चीज़ों में हेल्थ केयर की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन सब में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसको एक क्रेडिट मतलब लोन दिया जाएगा, क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। क्रेडिट गारंटी मतलब अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आपको जो बैकअप दिया जाएगा वो गवर्नमेंट खुद बैकअप देगी। अगर आपने लोन पे नहीं किया बैंक का तो गवर्नमेंट पे करेगी आपकी जगह, है ना। तो मतलब ऐसे आपको बैकअप दिया जाएगा। और ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का है फर्स्ट थिंग। तो दूसरा जो है वो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम है ना, गारंटी स्कीम है ये भी। तो इसमें भी मतलब ये पहले पिछली बार चलाई थी जब पिछला पैकेज अनाउंस किया था, और ये एमएसएमईज के लिए है, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए, जो छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब में, उन सब के लिए है। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एमएसएमई से रिलेटेड है, और उसमें कितना 1.5 लाख करोड़ का पैकेज और इन्हांस कर दिया, मतलब और एक्सपेंड कर दिया उसे। पहले 3 लाख करोड़ रुपए दे रहे थे उसमें पिछली बार, और 1.5 अभी एड ऑन कर दिया, तो टोटल 4.5 लाख करोड़ हो गया इस स्कीम में, जो किसके लिए है, एमएसएमईज के लिए है। अगला है कि जो 7,500 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं, कि जो स्मॉल बोरोवर्स हैं जो मोस्टली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से बोरो करते हैं, तो उनके लिए है। मतलब अगर आपको अप टू 1.25 लाख, है ना, 1.25 लाख रुपए तक का अगर किसी को बोरो करना है तो वो इस स्कीम में मतलब एमएफआई से मतलब पैसा ले सकता है 1.25, है ना। एंड अगला है हमारा जो फूड ग्रेन से रिलेटेड है, जो पूर्व लोगों को फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जा रहा था उसी को एक्सटेंड कर दिया, और आगे पीरियड के लिए ये जो स्कीम थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें फूड ग्रेन मतलब पूर्व लोगों को और भी मतलब प्रोवाइड करते रहेंगे, अभी उसको एक्सटेंड कर दिया है। एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी जो दे रहे थे उसको भी हायर, मतलब इसमें भी कुछ ऐड ऑन कर दिया, 15,000 करोड़ के आसपास ऐसे कुछ अमाउंट और ऐड कर दिए फर्टिलाइजर सब्सिडी में, जो हम पहले भी देते रहे हैं। एंड जो टूरिज्म सेक्टर के लिए जो किया है, टूरिज्म तो पता है कि सबसे ज़्यादा हिट हुआ अभी, कितना टाइम से 1 डेढ़ साल हो गया अभी तो कंटिन्यू। तो उसके लिए जो पैकेज किया, जो टूरिज्म एजेंट्स हैं, है ना, जो रजिस्टर्ड हैं 11,000 ऐसे कुछ अमाउंट है, नंबर है, तो उनको लोन वगैरह के लिए उनको भी पैकेज दिया गया है। और फ्री टूरिज्म जो वीज़ा है, मतलब जो फर्स्ट 5 लाख विजिटर्स होंगे ना, पहले 5 लाख विजिटर्स अगर आएंगे तो उनको टूरिज्म का वीज़ा होगा वो फ्री होगा, मतलब एक फ़ीस होती है ना टूरिज्म वीज़ा की फ़ीस वगैरह, वो नहीं देनी पड़ेगी पहले 5 लाख विजिटर्स को। और मतलब वो मतलब उनकी स्टे का टाइम शायद 1 मंथ है ना। और इससे क्या होगा, इससे मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा हमारे, तो जॉब जनरेट होंगी। और जो मतलब स्टेगनेंट हो गया है टूरिज्म सेक्टर, मतलब लॉस में ही चला गया है, तो उसको एक बूस्टअप मिलेगा पूरा, है ना। तो ये सब मतलब टूरिज्म वगैरह के लिए, हेल्थ के लिए, इन सब पे फोकस किया गया है। एंड एक दो चीज़ें शायद और भी थी ऐसे, ये हमने ओवरऑल देख लिया है। बट अभी भी मतलब जो भी क्रिटिक्स हैं या फिर जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि जो सम है ना, जो इतना बड़ा 6.28 लाख करोड़ रुपए दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं है। मोस्टली इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं, है ना, लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं मोस्टली। तो इसका इमीडिएट आउटफ्लो नहीं होगा, इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा इसका। अगर हम कोई डायरेक्ट पैसे देते, डायरेक्ट अगर लोगों को प्रोवाइड करते तो उनके हाथ में पैसा आता, और वो हम मतलब डिमांड जनरेट होती मार्केट में, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है ना, कंजप्शन पे चलता है मोस्टली लोगों के, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये तो मोस्टली क्रेडिट गारंटी मतलब स्कीम में मतलब लोन वगैरह दिया जा रहा है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें।
दूसरा उन्होंने ये बोला था कि जो फिस्कल, हाँ, ये फिस्कल डेफिसिट पे भी लिमिटेड इम्पैक्ट होगा, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है उस पे भी ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें लोन वगैरह ही दे रहे हैं। और जो ये न्यूज़ आई तो इससे मतलब जो हम एक्सपेक्टेशन होती है, एक स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कैसे करेगा, ऊपर जाएगा स्टॉक मार्केट, मतलब ऑब्वियसली इतना पैकेज अनाउंस किया है तो, बट उसमें भी कोई मतलब चीयर अप नहीं दिखाई दिया उसमें, मतलब स्लाइड कर गया, नीचे चला गया। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बूम किया था, बट वो भी मतलब स्लाइड कर गया। मतलब लोगों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें उम्मीदें थी सॉरी, मतलब एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी कि शायद कोई और बड़ा आएगा, लाइक उनका मोस्टली का शायद ये रहा होगा कि फ्यूल कट होगा, फ्यूल में कोई सेस वगैरह कट होगा। डिमांड हो रही थी पेट्रोल डीजल में कुछ कि आप कम करें, उसमें कुछ कट करें। तो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, दूसरी चीज़ों से रिलेटेड थी, और मतलब कोई हैप्पी सेंटिमेंट देखने को इतना ज़्यादा मिला नहीं। मतलब अभी हम सब, हमारी इकोनॉमी भी एज सच थोड़ी पेसिमिस्टिक ही चल रही है। बट कोई नहीं, मतलब पैकेज तो अनाउंस हुआ है, थोड़ा 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 धीरे धीरे करके मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा और सब चीज़ें लाइन में आएंगी, है ना। तो हम जल्दी ठीक रिकवर कर पाएंगे, बस एक बार थोड़ा सा कोविड ओवर हो जाए। तो ये हमारी फर्स्ट न्यूज़ थी। सेकंड न्यूज़ में हम आते हैं। सेकंड हमारी डाइवेस्टमेंट टारगेट से रिलेटेड है। डिस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, डाइवेस्टमेंट भी बोल देते हैं। तो जो सीईए हैं, जो अभी, तो उन्होंने कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम हमें सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो उन्होंने बोला है कि जो 2021-22 का जो टारगेट था डाइवेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट था, वो था 1.75 करोड़ का, 75 लाख करोड़, है ना, 1.75 लाख करोड़ का, है ना। तो ये जो मतलब जो पूरी लमसम अमाउंट है, मतलब ये हम अभी जल्दी ही मतलब कवर कर लेंगे। अब मतलब ये हम इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे, मतलब बात ये अचीव कर लेंगे ये टारगेट। उन्हीं से रिलेटेड न्यूज़ है। तो कह रहे थे कि अभी जो मतलब न्यूज़ में यही है कि जो एक तो एलआईसी का आईपीओ आएगा, है ना। जो एलआईसी है, लाइसेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस में जो मेजर यही है एलआईसी अपना, तो उसका आईपीओ आएगा, उससे पैसा। दूसरा जो बीपीसीएल है उसका प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसका प्राइवेटाइजेशन होगा। थर्ड जो एयर इंडिया है ना, उसका भी प्रोसेस चल रहा है, अभी काम पे है। तो मतलब इन सब से मतलब ये मतलब जो पैसा इकट्ठा होगा तो हम ऑलमोस्ट, और दूसरे भी चीज़ हैं, और भी शायद कई ऐसी ऐसी ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिन पे काम चल रहा है अभी, मतलब। और ये मेन तो इन्होंने बताया है कि इन सब से तो जो हमारा टारगेट है 1.75 लाख करोड़ का, हम वो अचीव कर लेंगे, मेन चीज़ यही है। और वो उन्होंने बोला कि यही कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, हम जो ये पैसा यहाँ से जनरेट करेंगे उसको खर्च करेंगे मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट, लोगों के पास जॉब्स जनरेट होंगी, और फिर वो जॉब्स जैसे लोगों के पास पैसा आएगा तो वो कंजप्शन पे खर्च करेंगे, और जो मतलब सारा सिस्टम हमारा जो साइकिल होता है, इकोनॉमिक साइकिल, वो मतलब सर्कुलेट करना शुरू कर देगा, और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा और दूसरे सेक्टर्स पे भी, है ना। तो और मतलब यही होता है कि अगर ये पैसा इकट्ठा हमने यहाँ से किया है, और अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी जगह पे पैसा लगाया तो ठीक सही है। बट अगर इसको हम किसी इंटरेस्ट पेमेंट में या फिर सैलरी में अगर हम लगाएंगे तो मतलब अच्छा नहीं होगा। फिर तो मतलब आप, यही होता है ना कि आप एक अच्छी पीएसयू को या फिर उसको बेच कर, और वो पैसा मतलब ऐसे ही, मतलब जहाँ पे कोई जनरेशन ही नहीं है, कोई मतलब कैपिटल मतलब जनरेशन नहीं है, या जॉब जनरेट नहीं हो रही, मतलब अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो या सैलरी पे कर रहे हो तो उसका कोई यूज़ नहीं बनता ना। या फिर अपना फिजिकल डेफिसिट को ही मैनेज करने में लगे हुए हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने ये पैसा यहाँ से उठाया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कुछ जनरेट हो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का, तो वो सही रहता है। और हम देख लेते हैं कि जो ये है डिसइन्वेस्टमेंट, तो ये जो है ये 90s में स्टार्ट किया था, 91-92 के आसपास स्टार्ट हुआ था, ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट हुआ है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। एंड अभी पहले इसका जो डिपार्टमेंट था वो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से था, डीओडी था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है ये। बट अब इसका 2016 में नाम चेंज कर दिया, इसका नाम कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में दीपम बोलते हैं, है ना, डीआईपीएम, दीपम। तो ये दीपम किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये याद रखना है कि दीपम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। 16 में ये मतलब ये डिपार्टमेंट बनाया था। और जो ये फंड का जो पैसा होता है वो एक और मतलब फंड बना हुआ है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, एनआईएफ, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। ये 2005 में बनाया था। एंड इसमें जो पैसा मतलब ये सारा डाइवेस्टमेंट का जो प्रोसीडिंग्स, जो पैसा आता है वो इस फंड में चला जाता है। और ये जो फंड होता है ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होता है ना। तो याद रखना है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होता है, जहाँ पे हमें मतलब पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज जो सीएफआई जो होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें अगर पैसा होगा तो जैसे टैक्स, जो भी टैक्स का हमारे पास जो भी प्रोसीड्स होती हैं वो सारी की सारी सीएफआई में जाती हैं, टैक्स वाले पैसे। और मतलब कंसोलिडेट, और उसके लिए हमें
उसमें से पैसा निकालने के लिए हमें पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, पहले वोटिंग होती है उस पर। बट ये जो पैसा होता है डाइवेस्टमेंट वाला, वो पब्लिक अकाउंट में होता है, उसमें हमें पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब हमें ज़रूरत होती है कि हमें कहीं इन्वेस्ट करना है, उसी टाइम हम निकालेंगे और इन्वेस्ट कर देंगे। और दीपम याद रखना कि दीपक मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर है। और अभी जो स्ट्रेटेजिक सेल वगैरह होती है ना कंपनीज की, जैसे हमें कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसको बहुत सारा अमाउंट हमें बेचना है। स्ट्रेटेजिक सेल मतलब होता है कि एक लमसम अमाउंट, है ना, जिसमें हम बहुत बड़ा हिस्सेदारी, मतलब हमारी गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी स्टेक दे देती है, मतलब 50% से कम रहता है गवर्नमेंट का स्टेक उसमें, और उसमें हम मैनेजमेंट का कंट्रोल भी दूसरी कंपनी को दे देते हैं, है ना। तो वो जो स्ट्रेटेजिक सेल होती है उसमें उसको कौन डिसाइड करता है? अभी नीति आयोग और दीपम दोनों मिलके करते हैं, है ना, कि किस कंपनी का स्ट्रेटेजिक शेयर हमें करनी है। तो दीपम और नीति आयोग दोनों मिलके उसमें डिसाइड करते हैं। और ये न्यूज़ थी, और हम थोड़ा सा अभी देख लेते हैं अपना। और यस ये जो अभी 2021 21 और 22 का जो टारगेट है डाइवेस्टमेंट का कितना है? 1.75 लाख करोड़। ये बैंकिंग सेक्टर टाइप का क्वेश्चन है, बैंक में आ जाता है कि कई बार कि कौन सा कितना टारगेट है 21-22 का, ये सब। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं, हु रिलीज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, नीति आयोग। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज करता है। हम देखेंगे कि फिनेंशियल इंक्लूजन जो होता है उस पर आरबीआई ने बहुत वर्क किया है, जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट खोला था, पता नहीं कितनी सारी चीजें चलाई थी। एंड हम सोचें कि आरबीआई, तो आरबीआई आंसर नहीं है इसका। फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक और भी इंडेक्स है जो शॉर्ट में एमवीआई बोल देते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है ये। 2014-15 के इकोनॉमिक सर्वे में इसको लॉन्च किया था एक तरह से। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और इसमें 3 चीज़ों को कवर करता है मेनली, ये जो फिजिकल डेफिसिट होता है, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, एंड इन्फ्लेशन। 3 है, एफडी मतलब फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन। और इसमें ये स्टेबिलिटी चेक की जाती है एक तरह से, मतलब हमारी जो मार्केट है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो स्टेबल है कि वोलेटाइल है कि ऐसे। क्योंकि वोलेटाइल होगी तो हम वेलनेबल ज़्यादा होंगे ऐसे, है ना। तो मतलब उनकी स्टेबिलिटी रहे तो ठीक ठाक रहता है सब चीज़ें। तो एमबीआई के लिए तो इसमें क्या है, इंडिया ने अपनी जो हम है दूसरी कंट्रीज के साथ अपना कंपेयर करते हैं कि उनकी और इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी में। और इसके लिए हम 5 फ्रेजाइल 5 का नाम दिया गया था, फ्रेजाइल 5। तो जो फ्रेजाइल 5 है क्या है? इंडिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है। इन 5 कंट्री के साथ हमने कंपेयर किया था अपनी इकोनॉमी को। और ये एमवीआई जो मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, ये याद रखना है। और फ्रेजाइल 5 में कौन आता है? अगर ऐसा कुछ आ जाए, सॉरी, तो इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड टर्की है। फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करती है। थोड़ा सा हम पीछे का देख लेते हैं, कल वाला ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो थी, जीईपी रिपोर्ट थी, वो किसकी थी? वर्ल्ड बैंक की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, जो इकोनॉमिक आउटलुक मतलब आउटलुक किसका? आईएमएफ का है। एक और देख लेते हैं थोड़ा सा बस। फिनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स है ना। तो फिनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स देखा था ना हमने, टैक्स जस्टिस नेटवर्क का है, यूके बेस्ड ग्रुप जो है, टैक्स जस्टिस नेटवर्क जो है इसका है फिनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स। एंड इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जो है, इकोनॉमिक फ्रीडम किसका है? हेरिटेज फाउंडेशन का है। रट्टा मार लेना सबको अच्छे से, है ना। एंड बस आज वाला देख लेते हैं कि फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक और है भी है, एमवीआई, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। और इसी में फ्रेजाइल 5 भी है। एंड थैंक यू सो मच।